माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 4 शुरू किया था जो कि बाकी रह गया था, तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर 4 था परमाणु की संरचना। हम आज 4.2 का 4 देखेंगे जो कि था न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स, 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। तो उन्होंने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। मतलब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के नाभिक में क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे n के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है कि हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, मतलब आपसे अगर पूछेगा कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा बता देना है कि परमाणु का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो इसको हम आगे और डिटेल में जानेंगे। चलिए पहले देखते हैं 4.3 विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो फ्रेंड्स, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, किसने? बोर एवं बरी ने। तो उनके अनुसार क्या था? तो उनके अनुसार था, उनके नियम के अनुसार कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर n क्या है? ये जो n है वो क्या है? तो कक्षा की संख्या है या ऊर्जा स्तर है। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष का k कोश में होगी जो कि 2 × 10⁻² बराबर 2 होगा। ठीक है, मतलब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद दूसरे कोश या एल कोश में, मैं आपको ये डायग्राम फिर से बता देती हूँ जो नील्स बोर ने प्रस्तुत किया था। ये डायग्राम उन्होंने बताया था कि कक्ष n, m, l और k, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी को इस बोर और बरी ने जो बताया उसके अनुसार हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो पहले कोश में मतलब k कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर दूसरे कोश या एल कोश में होंगी 2 × 2⁻², मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरे कक्ष या एम कोश में होंगी 2 × 3⁻² बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथे कक्ष या एन कोश में होगी कितनी? 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन भरने की जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी तरह से पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32 इसी क्रम में भरा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या था? दूसरा नियम था सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ओके, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और तीसरा क्या बताया कि किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। मतलब पहले कक्ष में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तब हम उसके बाहर वाले कक्ष में जाएंगे, वहाँ पर फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे
और जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते तब तक अगले कक्ष में हम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ठीक है, यही बताया गया है इसमें, जो कि हम आगे समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले जो 18 तत्व हैं, है ना, उनकी परमाणु संरचना की व्यवस्था को दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, फिर बोरॉन में पहले कक्ष में 2, फिर दूसरे कक्ष में मतलब कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह कार्बन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑक्सीजन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरह फ्लोरीन, नियॉन में आप देखिए इसके बाहरी कक्ष में अष्टक पूर्ण होते हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखेंगे आगे के। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनमें इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से वितरित किया जाता है आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर नोट्स बना रहे होंगे तो इस तरह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे 4.4 संयोजकता। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्ष हैं, है ना, उसी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब अगर किसी तत्व के परमाणु में अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर किसी अन्य तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो कौन से कक्ष में होगा? सबसे बाहरी कक्ष में। ठीक है, और उन्हीं कक्ष को संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, बोर और बरी स्कीम से हम ये जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। और यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। ठीक है, और या तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता जो है वो शून्य होती है। ठीक है, और इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। तो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी मतलब बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। ठीक है, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं और ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनको त्याग करने से होता है। ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। ठीक है, सॉरी, फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने बताया कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम
प्रत्येक में परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है? तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 होगी, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्लोरीन को ले लेते हैं हम। फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, पर बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना बहुत अधिक आसान होगा। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से मतलब 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, और इस तरह से फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। और इसी तरह ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी हम कर सकते हैं, और इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी आपको बताना है कमेंट करके, ओके। जैसे मैंने फ्लोरीन का बताया कि क्या बताया कि फ्लोरीन के जो बाह्यतम कक्ष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना। इसलिए ग्रहण करेगा तो 8 में से 7 को घटा देंगे, और इस तरह से फ्लोरीन की संयोजकता 1 प्राप्त हो जाएगी हमको। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सारणी दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, जिसमें जो हमारे 18 तत्व हैं, है ना, उनकी संयोजकता दिखाई गई है। ठीक है, तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी, और अगर नोट्स बना रहे होंगे तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तत्व का नाम लिखा है मैंने, फिर उसके प्रतीक, उसकी परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों को K, L और M कक्षों में किस प्रकार से बांटा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसकी संयोजकता दर्शाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। फिर इसका परमाणु संख्या क्या है? इसकी 1 है। प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ नहीं है। मैंने बताया था आपको पीछे कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है? हमने पहले पढ़ा था कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो इसके K कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर ये सब तो खाली रहेंगे। उसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। तो इसी तरह से हीलियम के बाद, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, इन 18 तत्वों की संयोजकता वगैरह दर्शाई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। फोर 4.5 है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो 4.5 का 1 है परमाणु संख्या। पहले हम परमाणु संख्या के बारे में जानेंगे। तो
तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एक परमाणु में उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उनकी कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहेंगे। ठीक है, इसे Z से दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए Z बराबर मतलब परमाणु संख्या बराबर Z मतलब परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर कितनी होगी? 1, क्योंकि हाइड्रोजन में परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और मैंने पीछे आपको चार्ट में भी बताया। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6 होगा। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 4.5 का 2 द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या जान लिया, अब द्रव्यमान संख्या देखेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स, एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, और ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में होता है ना। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने परमाणु संख्या में क्या देखा था? प्रोटॉनों की कुल संख्या, है ना, उसको परमाणु संख्या कहते थे। पर परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6U + 6U बराबर 12। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27U है, मतलब 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होंगे, तो इनका योग क्या होगा? 27U। यही एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, अब किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणुक संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। मतलब किसी परमाणु को कैसे दर्शाया जाएगा? तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखा जाएगा, यहाँ पर तत्व का प्रतीक और नीचे में परमाणु संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए, नाइट्रोजन को किस प्रकार से लिखेंगे? तो N, ये 40 क्या है? द्रव्यमान संख्या है, और 7 क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समस्थानिक। फ्रेंड्स, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। यहाँ पर पहले परिभाषा देख लें। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम को कैसे लिखा जाता है? H। इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। जबकि ड्यूटेरियम का कितना होता है? 2 और 1। उसी तरह ट्राइटियम का H 3 और 1, 3 और 1, मतलब इसको T से दर्शाया जाता है और इसको D से। ड्यूटेरियम को D भी लिखा जाता है
और ट्राइटियम को टी लिखा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रत्येक की परमाणु संख्या यहाँ पर समान है ना, परमाणु संख्या 1 है, आप देख रहे हो, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। तो यही बताया गया है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अब और उदाहरण देख लेते हैं कार्बन का, कार्बन 6 और 12 और इसी तरह कार्बन 6 और 14। ठीक है, क्लोरीन का, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, परमाणु द्रव्यमान 35 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान 37। ये क्या है, समस्थानिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमने एग्जाम्पल देखे उसके आधार पर समस्थानिकों को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम होते हैं और बहुत से तत्व समस्थानिक का मिश्रण भी होते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 U होता है, आप देख रहे हो, है ना, और एक का होता है 37 U जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। चलिए इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व को कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या मतलब 35.5 U है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 U होगा। ठीक है, हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 U। चलिए अब देखते हैं 4.6 का 1 संभारिक, हमें इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं पहले। तो समस्थानिक के अनुप्रयोग क्या है, पहला है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। आपको बताना है कि यूरेनियम के मतलब नाभिकीय रिएक्टर जो या एटॉमिक रिएक्टर बोला जाता है, उसमें यूरेनियम के कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये भी बताइएगा कि कोबाल्ट के कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। तीसरा है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये भी बताना है कि आयोडीन के कौन से समस्थानिक का यूज़ किया जाता है घेंघा रोग के उपचार में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4.6 का 1 समभारिक, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब भार में समानता। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 तत्व मान लो, है ना, 2 अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। जैसे 2 तत्व कैल्शियम परमाणु, है ना, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है 20, आर्गन का परमाणु संख्या कितना है 18। ठीक है, और दोनों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है जबकि इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है 40 है। ठीक है, मतलब दोनों तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं
कि हमने इस चैप्टर 4 में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बारे में जाना, जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉम्सन ने, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। ठीक है, जे थॉम्सन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ओके, फिर रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की, और उसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटे केंद्रक होते हैं और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की मॉडल की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो उसके लिए नील्स बोर ने क्या दिया, तो उन्होंने बताया कि परमाणु का मॉडल, मतलब उनके द्वारा जो बताया गया परमाणु मॉडल था वो काफ़ी सफल हुआ। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। ठीक है, अब उसके बाद जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की, और इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। ठीक है, फिर परमाणु के कक्षों को K, L, M, N नाम दिया गया। ओके, फिर संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है ये बताया गया। फिर एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये हमने जाना। फिर परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। उसके बाद समस्थानिक क्या है, तो एक ही तत्व के परमाणु है जिसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और उसके बाद संभारिक, वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने एक क्विक रिवीजन भी कर लिया। अब आप 1-2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर आपकी इच्छा हो बताने की, आंसर देने की तो दे सकते हो, नहीं तो फिर अपने नोट्स में इनको इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ए परमाणु केंद्रक, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, ए समान भौतिक गुण, बी भिन्न रासायनिक गुण, सी न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, डी भिन्न परमाणु संख्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ए 16, बी 8, सी 17, डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा। 2 ए है, 2 8, बी है 8 2 1, सी है 2 1 8, डी है 2 8 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, अगर आप इनके आंसर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो आपकी मर्जी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल खुशी से किया कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।